ओके सो हेलो एवरीवन। इसमें हम लोग हाइड्रोस्टैटिक क्लास 9 का देखेंगे। इससे पहले थ्योरी क्लास 8 में भी था ये चैप्टर और कई सारे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन थ्योरी नहीं उतना अच्छा से हुआ था जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि इसका थ्योरी होना चाहिए। तो थ्योरी के लिए हम लोग इसको पूरा बताया जाएगा। वैसे क्लास रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन स्विच ऑफ होने के कारण लैपटॉप सारा क्लास खत्म हो गया। 30 मिनट से ज़्यादा का क्लास रिकॉर्ड हो चुका था। उससे पहले भी ट्रिग्नोमेट्री का जो रिकॉर्ड किया था, तो उसमें जो भी पीडीएफ था 20 पेज का, वो भी सारा खत्म हो गया। क्लास तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन वो खत्म हो गया क्योंकि स्विच ऑफ हो गया था, तो उसका पीडीएफ नहीं थी करवा पाएंगे, तो वही 2-3 घंटा सारा बेकार चला गया। सो हाइड्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, है ना, ठहरा हुआ, और हाइड्रो मतलब वाटर। तो मेनली हमें यहाँ पर जब वाटर स्टैटिक हो तो वो अपने आसपास के सराउंडिंग से किस तरह बिहेव करता है, अगर उस पर प्रेशर लगाया जाए तो कैसे बिहेव करता है, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाला जाए तो उस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, है ना। उसकी स्थिति को जानने के लिए हम लोग ये सब हाइड्रोस्टैटिक को पढ़ते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स को नहीं पढ़ना। डायनेमिक्स मतलब होता है चलता हुआ। तो अगर कोई वाटर मूव कर रहा है या कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, वाटर ही क्यों, फ्लूइड मूव कर रहा है, तो उस पर हम लोग को नहीं जानना है। हाइड्रोडायनेमिक्स अभी नहीं जानना है, केवल हाइड्रोस्टैटिक जानना है। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन, थर्स्ट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पहला सबसे पहले इंट्रोडक्शन के समय जो डेफिनेशन है उसको ये इंट्रोडक्टरी है कि हमारा थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ये सबसे बेसिक चीज़ है हाइड्रोस्टैटिक में जानना, इसलिए सबसे पहले इसको देखा जाएगा, इन टॉपिक को। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। बैरोमीटर में भी हमें मरकरी बैरोमीटर, फोर्टेंस बैरोमीटर, एनेरॉइड बैरोमीटर, इन तीनों को जानना है। बॉयल्स लॉ, फिर पास्कल लॉ ने जो दिया था ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड का, जो पास्कल लॉ ने दिया था उसको पढ़ना है। और उस कंसेप्ट पर जो एप्लीकेशन है उस कंसेप्ट का, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस बनाने में, हाइड्रोलिक प्रेस बनाने में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स बनाने में इसी पास्कल लॉ का यूज होता है। जो आपकी जो हम जितने भी 4 व्हीलर देखते हैं या ट्रक्स देखते हैं, तो उसमें जो ब्रेक्स लगते हैं ना, वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स ही होते हैं। वो ऐसे साइकिल या मोटरसाइकिल वाले ब्रेक्स नहीं होते हैं, तो उनमें ये पास्कल लॉ का यूज होता है। तो इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे उनका एप्लीकेशन होगा, और उस एप्लीकेशन के जो डिवाइसेस हैं उनके वो कैसे काम करते हैं उनको जानना होगा। तो हमें सबसे पहले थ्रस्ट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉयल्स लॉ, पास्कल लॉ, उसका डिफरेंट जो भी यूजेस है हाइड्रोलिक प्रेस में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। बायंड फोर्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो आप सबको जानते हो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ही लॉ ऑफ फ्लोटेशन जानना है कि कोई बॉडी फ्लोट करती है तो कैसे करती है, क्या कंडीशन होता है कि कोई बॉडी फ्लोट करती है। और हाइड्रोमीटर इसी बायंड फोर्स के ही या आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही आधारित है। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर। तो पहले आप कंसेप्ट पढ़ लिए, उसके बाद उस पर जो एप्लीकेशन है उसको जानते हैं। फिर सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, बस इतना ही इसमें जानना है हाइड्रोस्टैटिक में। तो पहले क्लास में इंट्रोडक्शन, थर्स्ट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानेंगे, ठीक है। बाद में तो 3 या 4 क्लास में इसका थ्योरी खत्म होगा, उसके बाद एक्सरसाइज कराया जाएगा। वैसे आज भी जो भी चीज होगा उस पर एग्जाम्पल भी बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो भी चंद्रमा पे जाते हैं, या फिर जो भी सी डीप डाइवर्स होते हैं, सॉरी इसको लेता हूँ, सी डीप डाइवर्स होते हैं ना, जो समुद्र के बहुत अंदर जाते हैं, वे लोग स्पेशल सूट क्यों पहनते हैं ना, स्पेशल कपड़े, स्पेशल सूट क्यों पहनते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल कपड़े क्यों नहीं पहनते, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, इस सब चीजों को हम देखेंगे इसी हाइड्रोस्टैटिक में। सबसे एक चीज नोट करना कि फ्लूइड जो होता है, एयर को भी फ्लूइड कहते हैं और उसमें फ्लूइड में वाटर भी आता है। ऐसे सब्सटेंस जिनमें फ्लो करने की एबिलिटी हो उन्हें क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड में केवल वाटर या लिक्विड से ही नहीं आते हैं, है ना, लिक्विड। फ्लूइड में केवल लिक्विड ही नहीं होते हैं बल्कि एयर भी होता है, क्योंकि एयर भी तो उसके पास फ्लो करने की एबिलिटी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कोई डैम का जो नीचे का जो बेस है वो ज्यादा मोटा क्यों बनाया जाता है, ना ज्यादा चौड़ा क्यों बनाया जाता है डैम का जो बेस, आपने देखा होगा डैम में नीचे क्यों, क्योंकि जो लिक्विड होते हैं जैसे जैसे उनके हम गहराई में जाएंगे वहां प्रेशर बढ़ते जाता है। तो उस प्रेशर को झेलने के लिए, बढ़े हुए प्रेशर को झेलने के लिए डैम के जो बेस होता है ना उसको ज्यादा
मोटा, ज़्यादा कंक्रीट देके, ज़्यादा सीमेंट देके, ज़्यादा ब्रिक्स का यूज करके बनाया जाता है। तो देखेंगे कि क्यों डेप्थ बढ़ने के साथ साथ लिक्विड में प्रेशर बढ़ते जाता है, या जो फ्लूइड है उसमें प्रेशर बढ़ते जाता है। तो द इंटरेक्शन ऑफ फ्लूइड विथ इट्स सराउंडिंग्स व्हेन दे आर एट रेस्ट इज स्टडीड इन हाइड्रोस्टैटिक। इंटरेक्शन ऑफ फ्लूइड्स है ना, केवल लिक्विड नहीं बोला है या एयर नहीं बोला है। तो इंटरेक्शन ऑफ फ्लूइड विथ इट्स सराउंडिंग्स व्हेन दे आर एट रेस्ट इज स्टडीड इन हाइड्रोस्टैटिक। और इस चैप्टर में मेनली तो पहले तो बता दें कि टॉपिक क्या क्या जाना है, लेकिन एक बार फिर से देख लो 5 चीज जो हमें पढ़ना है मेन, कि वी डील विथ प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। ओके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, या फिर कोई फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट ही क्यों करता है। कोई भी फ्लूइड अपने जो कंटेनर का जो वाल है उस पर प्रेशर एक्सर्ट क्यों करता है। ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर थ्रू ए फ्लूइड एंड इट्स एप्लीकेशन। जब भी हम किसी फ्लूइड के एक छोर पे कोई प्रेशर देते हैं तो इसका प्रभाव दूसरे छोर पे भी पड़ता है। तो दूसरे छोर पे जब पड़ता है तो क्या प्रेशर घटा हुआ होता है या बढ़ा हुआ होता है, या प्रेशर, मान लो एक छोटा सा पाइप है ना, एक छोटा सा पाइप है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और मैंने इस किनारे पी प्रेशर दिया P, तो क्या इस किनारे प्रेशर P से कम होगा, P से ज्यादा होगा, या है ना, या P के बराबर ही होगा। तो पास्कल लॉ बताता है कि लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड, उसके बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पर ना गाड़ियों के जो ब्रेक्स होते हैं ना, 4 व्हीलर्स के या उससे बड़े जो भी 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 10 व्हीलर जो भी है, इसी प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो पहला तो क्या था कि हम डील करेंगे किससे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, है ना, क्यों प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। अब जब प्रेशर एक्सर्ट हुआ है तो उसका ट्रांसमिशन क्या, दूसरे नंबर पे। तीसरा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। मैंने कहा था कि एस्ट्रोनॉट होते हैं या सी डिप डाइवर्स होते हैं, वे स्पेशल सूट क्यों पहन के जाते हैं, इसी कारण से हम बढ़िया से इसको जानेंगे। तीसरा नंबर। चौथा, द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन, जैसे पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है एटमॉस्फेरिक, मतलब सी लेवल पे हम देखते हैं कि 1 atm प्रेशर लगता है। 1 atm का मतलब क्या होता है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका वैल्यू क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वेरिएशन होता है, इसको कैसे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। बैरोमीटर कैसे काम करता है, मरकरी बैरोमीटर को स्पेशली जानना है इसमें। तो ये चौथा हो गया। पांचवा क्या है, बॉडीज विच आर फ्लोटिंग एंड इमर्ज इन फ्लूइड। तो कोई बॉडी फ्लोट क्यों करती है लिक्विड में, है ना, फ्लूइड में, या कोई अगर डूब जाती है तो क्यों डूब जाती है। एक बड़ा जहाज तैरता रहता है लेकिन एक छोटा सा कांटे या एक छोटा सा जो भी स्टील का जो टुकड़ा है वो डूब जाता है, ऐसा क्यों। तो ये सब प्रिंसिपल से रिलेटेड है, उसको जानना है। सो देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस। तो ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस में चैप्टर 2 में भी बहुत सारी चीज देखा था कि लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा नजदीक होते हैं गैसेस की अपेक्षा। गैस में पार्टिकल्स ज्यादा उनका स्पीड होता है, सॉरी ये तो यहाँ पर तो नजदीक हो गया ना, थोड़ा दूर, बहुत दूर दूर होते हैं गैसेस में, है ना, बहुत दूर दूर। लेकिन लिक्विड में गैसेस से थोड़ा नजदीक होते हैं, और सॉलिड में तो एकदम क्लोजली पैक होते हैं। सॉलिड में तो बिल्कुल पार्टिकल एकदम नजदीक होते हैं। गैसेस का अपना कोई डिफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन लिक्विड उसी जो कंटेनर है उसी के वॉल्यूम को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। इस तरह के लिक्विड और सॉलिड जो गैसेस में भी जो वेरिएशन है उनको यहाँ बताने की कोशिश हुई है। जैसे गैसेस पर टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर प्रेशर के चलते उनमें डेंसिटी का फर्क होता है, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, उतना वेरिएशन नहीं होता है टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, यही चीज यहाँ पर सब जो भी लिखा है 6 पॉइंट्स में, आप इसको देख सकते हो। वैसे ये केमिस्ट्री का मेन में इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले थ्रस्ट के बारे में आता है, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट भी एक फोर्सिंग है, लेकिन एक ऐसा फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। सरफेस मान लो हमारा ये सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री बनाता है ना, 90 डिग्री, समझ रहे हो। तो जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है इसी को थ्रस्ट कहते हैं। यानी जो ऐसा यूनिट फोर्स का होगा वही यूनिट क्या होगा, थ्रस्ट का भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक फोर्स मान लो ऐसा लग रहा है ना, किसी एंगल पे लग रहा है ये फोर्स,
ये मान लो थीटा बना रहा है सरफेस से, तो क्या ये थ्रस्ट होगा? नहीं, ये थ्रस्ट नहीं कहलाएगा, ये फोर्स थ्रस्ट नहीं कहलाएगा। इसके दो कंपोनेंट तोड़ने होंगे, वेक्टर से पढ़ना होगा, तो वो भी नहीं जानना है, वो हायर क्लासेस में जानना है कि कैसे कंपोनेंट तोड़ा जाता है। और फिर ये जो कंपोनेंट है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, इसको लेंगे, इसको केवल लेंगे, और इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो केवल ये जो कंपोनेंट है ना इस फोर्स का, इसको हम लोग किसमें लेंगे? थ्रस्ट में। यानी कि वो सभी फोर्स जो सरफेस के नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो वैसे फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर वर्क करते हैं उनको थ्रस्ट कहा जाता है। और इस चैप्टर में जहां भी फोर्स लिखा हुआ है समझो थ्रस्ट ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी फोर्स लिए जाएंगे और जो भी फोर्स लगाए जाएंगे वो सब सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल ही लगाए जाएंगे। इसलिए इस चैप्टर में हर जगह फोर्स लिखा हुआ है, थ्रस्ट बहुत कम लिखा हुआ है, क्योंकि वे फोर्स ही थ्रस्ट है, क्योंकि वो सभी को 90 डिग्री पर या नॉर्मल पर लगाया जा रहा है, ताकि सिचुएशन क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर ये किसी एंगल पर लगेगा, सोचो अगर ऐसे फोर्स लगता है सरफेस के, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दो कंपोनेंट तोड़ने होंगे, है ना, वेक्टर के अनुसार। तो कॉम्प्लिकेट न करने के लिए केवल हर जगह 90 डिग्री पर ही नॉर्मली क्या हो रहा है, फोर्स को लगाया जा रहा है। इसलिए इस चैप्टर में हर जगह जहां भी फोर्स है समझो वहां वो थ्रस्ट ही है। बाकी इसका एसआई यूनिट आपको पता है, एसआई यूनिट क्या है? थ्रस्ट का न्यूटन ही होगा जो फोर्स का है। और सीजीएस में डायने होता है ना, सीजीएस में फोर्स का भी डायने होता है और थ्रस्ट का भी डायने होगा। और 1 न्यूटन में कितना डायने होता है? 10⁵ डायना। इसको कैलकुलेट भी करना था, क्लास 6 में मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ना भी था। 1 kg वेट में कितना न्यूटन होता है? 9.8। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम फोर्स 1 kg वेट, यानी 1 kg का कितना वेट होता है? तो वेट बराबर mg होता है, और मास कितना है? 1 kg इंटू जी कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। ये हो गया हमारा 9.8। तो कहने का मतलब कि 1 kg वेट कहीं भी लिखा हुआ क्वेश्चन में, इसका मतलब समझो कि 9.8 न्यूटन की बात कर रहा है। या 1 ग्राम वेट कहीं लिखा हुआ तो ये 980 डायने है, यहाँ न्यूटन नहीं है, यहाँ डायने है, हमने बदल दिया इसको। तो अगर इसको न्यूटन में बदलना होगा तो मैं क्या करूंगा? 9.8 इंटू 10⁻⁵ लिख दूंगा, ये न्यूटन बदल जाएगा। समझ में आ रहा? ये हो गया थ्रस्ट के बारे में। अब आते हैं प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू हमेशा थ्रस्ट बाय एरिया लिखना चाहिए, फोर्स बाय एरिया नहीं, क्योंकि जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना, उसके चलते जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वही रियल प्रेशर है। ठीक है? क्यों? कोई फोर्स किसी एंगल पर भी लग सकता है, ऑब्लिकली लग सकता है, लेकिन उसको नहीं काउंट करना। इसलिए यहाँ पर थ्रस्ट लिखे, यहाँ पर इसका क्या है सिंबल? कैपिटल एफ लिखा है। तो प्रेशर क्या है? So thrust acting per unit surface is known as pressure। हाँ, thrust acting per unit surface है ना, per unit surface is known as pressure। यानी कि प्रेशर क्या है? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। और प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट, यानी कि जितना ज्यादा थ्रस्ट लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा हमारा परपेंडिकुलर, उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, लेकिन एरिया जितना कम होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर। यानी कि अगर मुझे प्रेशर को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? एरिया को कम करूंगा, है ना, एरिया को कम करूंगा और थ्रस्ट को बढ़ाऊंगा। समझ रहे हो? अगर मुझे प्रेशर को बढ़ाना है तो मैं एरिया को कम करूंगा और थ्रस्ट को बढ़ाऊंगा, तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख सकते हो, कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि अभी मान लो अगर अपने हाथ पे आप एक सुई है, छोटा सा सुई जो इससे कपड़ा सिलते हैं, उसको दबाते जाओगे अपने हाथ पे, तो क्या होगा? आपको प्रेशर बहुत ज्यादा महसूस होगा। थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो प्रेशर ज्यादा महसूस होगा। लेकिन अगर एक मान लो स्टिक है ना, लकड़ी का स्टिक है मोटा सा, उसको आप दबा रहे हो अपने उंगली पर, उसको फोर्स लगा ले, तो क्या उससे दर्द होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया है ना। एरिया क्या हो गया? एक बड़ा सा छड़ी है, इसको आप अपने हाथ पर इससे कस के पीट नहीं रहे हैं, दबा रहे हैं ऐसे ही कांटेक्ट में लेके अपने हाथ के, तो क्या होगा? इससे उतना कोई चुभन नहीं होगा। लेकिन एक सुई है जिसका जो बॉटम एरिया है वो बहुत कम है, तो एरिया कम होने के साथ अगर फोर्स थोड़ा सा भी लगाओगे तो बहुत वो चुभन देता है। तो ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। और एक पास्कल में, तो फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल है, इन्हीं के सम्मान में ऐसा यूनिट प्रेशर का क्या है? पास्कल है। 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि 1 पास्कल किसको कहते हैं? अगर एक ऐसा एरिया है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर 1 न्यूटन का प्रेशर लगता है ना, 1 न्यूटन
1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर 1 न्यूटन का प्रेशर क्या है 90 डिग्री पर लगता है तो उसको क्या कहते हैं, 1 पास्कल प्रेशर लग रहा है यहाँ। तो 1 पास्कल किसको कहते हैं, जब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 न्यूटन का प्रेशर नॉर्मली लगता है तो क्या कहते हैं कि उस समय 1 पास्कल का प्रेशर लग रहा है उस एरिया पे। बाकी 1 kg वेट पर मीटर स्क्वायर को 10 पास्कल भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 kg वेट को क्या लिखते थे, 10 न्यूटन भी लिखते थे ना, 9.8 ही है लेकिन अप्रोक्स में 10 न्यूटन भी लिखते हैं। और हमें पता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना होता है, 1 पास्कल होता है। तो 10 न्यूटन स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 10 पास्कल हो जाएगा। और 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही तो 1 kg वेट पर मीटर स्क्वायर होता है ना। तो इसीलिए इसको भी याद कर सकते हो, ये न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। बाकी फॉर मेट्रोलॉजिकल पर्पज, जैसे मौसम विज्ञान, जो भी इस क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं वे प्रेशर का यूनिट किस में लेते हैं, 1 बार में, है ना, बार में लेते हैं। तो 1 बार कितना होता है, 10⁵ पास्कल। क्योंकि मौसम विज्ञान में बहुत ज़्यादा प्रेशर को डील करना होता है ना, छोटे छोटे प्रेशर से तो वहाँ काम नहीं चलता है, तो वहाँ उन्होंने बार का सिस्टम एक लिया है यूनिट का। तो 1 बार = 10⁵ पास्कल होता है। कहाँ से आता है, कैसे डिराइव होता है, इसको बाद में देखेंगे। फ्लूइड प्रेशर, तो फ्लूइड जैसे एक बैलून है, तो इसमें ये दिखाया गया एक्सपेरिमेंट में कि कुछ है, कंसीडर ए रबर बैलून फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द होलो ग्लास as shown. When water is poured into the tube, exerted balloon swells as shown in the, है ना, water, the water poured in the tube exerts pressure, है ना। ये इसमें वाटर एक्सर्ट की अथी डाला गया और देखिए कि बैलून क्या है, स्वेल कर गया, फूलने लगा। इससे पता चलता है कि जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वे अपने कंटेनर के वाल पर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्यों प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जरूर कहीं ना कहीं फोर्स लगाते होंगे, तभी तो प्रेशर का नाम कहाँ कहाँ आएगा, जहां यहाँ फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, यहाँ फ्लूइड कौन है, वाटर है, वो क्या कर रहा है, हमारा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। देखो दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे। मान लो ये वाल है बैलून का, है ना, तो यहाँ पर एक ये पार्टिकल है। ऐसे तो कई अरबों खरबों एटम्स होंगे इसके अंदर वाटर के, है ना। इसमें जो भी वाटर है उसमें एटम तो अरबों खरब होंगे। तो मान लो एक एटम को मैंने लिया और इसके पास अपना स्पीड है, क्योंकि रैंडम मोशन में होते हैं ना, लिक्विड और गैसेस में पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं। तो मान लो इसके पास अपना स्पीड है और ये जाकर टकराया इस बैलून के सरफेस से। बैलून सरफेस है, ये क्या किया, टकराया, ठीक है, बैलून के सरफेस से टकराया और फिर ये दोबारा वापस भी तो लौटेगा। ऐसा थोड़ी है कि इसको तोड़कर बाहर चला जाएगा, वो तो बैलून के अंदर ही रहेगा ना पार्टिकल, जो भी वाटर का पार्टिकल है। तो ये वापस आया, तो जाते समय मान लो इसका मोमेंटम कितना था, mu था। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और आते समय इसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू v। कुछ तो वेलोसिटी चेंज हुआ होगा। तो फोर्स क्या लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। मान लो तो कॉन्टैक्ट का टाइम मान लो 0.001 सेकंड तक कॉन्टैक्ट में रहा, है ना, मान लेते हैं, क्योंकि बहुत स्पीड में ये पार्टिकल्स चलते रहते हैं। तो 0.01 सेकंड तक रहा। ये कहाँ से है, न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, है ना, एंड द मूवमेंट ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये जो पार्टिकल्स और ऐसे अनेक पार्टिकल्स हैं, बहुत असंख्य पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, और लगातार क्या कर रहे हैं, मोमेंटम एक्सर्ट कर रहे हैं और दोबारा वापस लौट रहे हैं। तो ऐसे कई पार्टिकल्स अपने वाल्स पर क्या कर रहे हैं, तो वापस जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। तो कई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और छोटे छोटे एरिया पर क्या हो रहा है, ये फोर्स लग रहा है। तो इसीलिए ये सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, क्या करेंगे, प्रेशर किस तरह की, P=F/A। अगर वो एरिया A है तो सभी जो पार्टिकल्स हैं वो अपना अपना प्रेशर F/A एक्सर्ट करेंगे। किस पर, उस कंटेनर के वाल पर। यहाँ पर कंटेनर कौन है, एक बैलून लिया गया एक्सपेरिमेंट में, तो इसके सरफेस, इसके अंदर वाले सरफेस पे। तो यही इस पूरे में लिखा हुआ है, ड्यू टू रैंडम मोशन दे कोलाइड अमंग, अपने साथ भी कोलाइड करते हैं। ये जो भी ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ये अपने साथ भी कोलाइड करते हैं और सरफेस के साथ भी कोलाइड करते हैं। द चेंज इन मोमेंटम, ये मेन चीज है, द चेंज इन मोमेंटम द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स पर सेकंड ऑन द colliding with walls of the container constitute a force exerted by the fluid on the walls of its container. This force or thrust exerted per unit area is the pressure exerted by the fluid on the walls of container. तो अब पता चला जो शुरू में मैंने पूछा था कि कोई फ्लूइड क्यों अपने कंटेनर के वाल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो उसका आंसर यही है।
अब देखते हैं कि ठीक है, हमें पता चल गया कि कोई जो फ्लूइड है वो फ्लूइड प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है, अपने कंटेनर पे, लेकिन उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसको यहीं पर देखेंगे। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये तो सबको पता है। और यहाँ पर एक हम सिंपल सा एक सेटअप लेंगे। ये सेटअप क्या है, एक बीकर है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसका डेंसिटी मान लो यहाँ D है, ठीक है, और ये हाइट इंच तक ये लिक्विड भरा हुआ है। तो अगर मुझे पता करना है कि इस बॉटम पे, ठीक है, बॉटम, ये जो बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड के चलते, इस कंटेनर के बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर क्या होता है हम लोग अपने से डिराइव करते हैं, एफ अपॉन ए। अब बताओ एफ क्या होता है, मास है ना, फोर्स। तो फोर्स कितना होगा, mg ही होगा ना। फोर्स ऐसे मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ जो भी पार्टिकल्स है लिक्विड का, वो एक्सेलरेशन तो जी ही लेंगे ना। नीचे की ओर क्या लग रहा है, जी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी को अप्रोक्स कितना लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसीलिए फोर्स की जगह मैंने mg लग दिया। और एम क्या है, मास ऑफ वाटर है, और मास ऑफ लिक्विड मान लो, है ना, लिक्विड मान लिया, कोई एयर को नहीं लिया, एयर भी फ्लूइड है, लेकिन इस सेटअप में मैंने एयर को नहीं लिया क्योंकि एयर तो आंखों से दिखता ही नहीं है। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पर लिक्विड लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, P इक्वल एफ की जगह mg रख दिया और एरिया जैसा का जैसा एरिया रख दिया। अब मास तो दिया नहीं हुआ है, हमारे मास दिया नहीं हुआ है लिक्विड का, ठीक है, तो लेकिन हमें ये चीज पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी कि मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हम इस मास की जगह क्या लिख देंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और जी का जी अपॉन ही हो जाएगा। तो वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो इस कंटेनर में, डी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी अपॉन ए। अब देखो, अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, हमेशा बेस इंटू हाइट होता है। अगर कोई रेगुलर शेप ऑफ बॉडी है, जैसे ये कंटेनर क्या है, रेगुलर शेप का है, तो उसका बेस इंटू हाइट। जैसे एग्जांपल के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ये और कुछ नहीं बल्कि सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी ये और कुछ नहीं, एरिया इंटू, और एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो ए इंटू एच हो गया। यानी हर जगह आपका क्यूबॉइड में भी एल इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम, ये एल इंटू बी क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड हो गया, और एच क्या हो गया, हाइट। तो देख रहे हो हर जगह वॉल्यूम, अगर रेगुलर शेप ऑफ ए बॉडी है, रेगुलर शेप, इरेगुलर नहीं, इरेगुलर मतलब ऐसा बॉडी ना हो, है ना, इसमें रखा हुआ वाटर, ऐसा नहीं, रेगुलर, तो ए इंटू एच अपना हो गया। तो इसीलिए इस जो वाटर है, इसमें जो वाटर का जो वॉल्यूम है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बॉटम का एरिया। तो बॉटम का एरिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है, इंटू हाइट, हाइट कितना, स्मॉल एच, इंटू डी इंटू जी अपॉन ए। तो ए से कैंसिल, यानी यहां से क्या गया, एच डी जी। यानी कि ये जो लिक्विड है ना, ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी बॉटम पे, एच डी जी। एच क्या है, हाइट ऑफ द लेवल ऑफ वाटर और या लिक्विड इन द कंटेनर। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एच जी क्या है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देख रहे हो जो यही चीज यहाँ पर भी है, एच ई जी जो भी है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट ए पॉइंट इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हाइट ऑफ द लिक्विड ऑफ द कॉलम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होता है, और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। यानी कि तीन चीजों पर डिपेंड करता है प्रेशर, किसमें, फ्लूइड में। फ्लूइड के अंदर कितना प्रेशर है किसी पॉइंट पे, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, एबव दैट, पेंट लिख दिया गलती से एक एबव दैट पॉइंट है ना, पॉइंट यहाँ पेंट नहीं होगा, पॉइंट होगा। फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा, मरकरी का डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें अगर कहीं तुम प्रेशर देखोगे तो ज्यादा होगा वाटर की अपेक्षा। एक्सेशन टू ग्रेविटी, अगर ये एक्सपेरिमेंट आप कहीं सी लेवल पर कर रहे हो तो ठीक है, एक्सेशन टू ग्रेविटी जी होगा, लेकिन अगर पहाड़ों पे कहीं ऊंचाई पर कर रहे हो तो वहां तो एक्सेशन टू ग्रेविटी कम होता है ना। मतलब कहने का मतलब एक्सेशन टू ग्रेविटी, जैसे अब मून पे कर रहे हो, इस सेटअप को आप अगर आप चंद्रमा पे ले जाओ मून पर, तो मून पे क्या है, मून पर हमारा एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, am बराबर g/6, 1/6 हो जाता है ना। तो इसका मतलब वहां पर जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा फ्लूइड में। तो तीन चीजों पर डिपेंड करता है हमारा क्या, प्रेशर ऑफ ए प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो एक, मैं इतना बड़ा सा एक बर्तन ले लूं और एक इतना ही छोटा सा एक बर्तन ले लूं, ठीक है, ये दोनों सेम लेवल में है, और इसमें दोनों में क्या है,
वाटर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और ये लिक्विड का लेवल भी सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर पूछूं, यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर पूछूं और इसी सेम लेवल पे इस पॉइंट पे पूछूं और सेम ही लिक्विड है, दोनों का डेंसिटी डी है लिक्विड में, है ना, और हाइट भी सेम है ना, एच है, ये भी एच है और एक ही जगह है तो जी भी सेम होगा। तो दोनों पॉइंट पे मान लिया पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो दोनों P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि लेवल क्या है, सेम है और जो लिक्विड लिए हैं वो भी सेम है। भले ये जो बर्तन है, ये जो हमने कंटेनर लिया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो बेस का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और इसका तो छोटा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है किसी भी लिक्विड के अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। वैसे लिक्विड जो है, जो भी फ्लूइड है, वो अपने चारों तरफ प्रेशर क्या करता है, एग्जर्ट करता है। फ्लूइड एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, और साइड कंटेनर के साइड में भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड एक्टिंग साइडवे इज नोन एज लेटरल प्रेशर, ठीक है, यानी कि साइड में जो भी प्रेशर एक्ट कर रहा है ना, इसको लेटरल प्रेशर कहते हैं। लेकिन जो नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड कर रहा है तो उसको तो वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड प्रेशर करेंगे, लेकिन जो साइड में प्रेशर एग्जर्ट करते हैं लिक्विड अपने कंटेनर पे, उसको लेटरल प्रेशर कहते हैं। तो ये हो गया P = HdG, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा दिया हुआ है कि जब यहाँ पर लिक्विड है, देख रहे हो जो नीचे वाला जो है ना, यहाँ पर होल्स है, होल 6 होल किए गए हैं, ये दोनों होल एक ही हाइट पे है, देख रहे हो, ये दोनों होल एक ही हाइट पे है, ये दोनों होल एक ही हाइट पे है। तो जो नीचे वाला होल है, इससे जो लिक्विड जा रहा है ना, इसका देखो कितना दूर तक जा रहा है, ये सबसे दूर तक जा रहा है। इससे ऊपर वाले होल से वाटर क्या हो रहा है, ये तो उससे नजदीक ही गिर जा रहा है जमीन पे, और सबसे ऊपर वाले पर क्या हो रहा है, ये और भी नजदीक है। तो कहने ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका अगर मैं एक और पिक्चर बनाऊं तो ऐसा होना तो ये चाहिए था ना, अगर जितना दूर है उतना, जितना ऊपर है होल उतना दूर जाना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए था ना। आप देखो अधिक से ये हो गया, ऐसा तो होना चाहिए था ना, ये चीज, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा ही क्यों हुआ, क्योंकि जो भी प्रेशर होता है लिक्विड जो एग्जर्ट करता है, वो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है ना, तो प्रेशर बढ़ते जाता है, क्योंकि P = क्या होता है, HdG। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा ना, नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो जब हम नीचे गए तो प्रेशर सबसे ज्यादा यहीं पर है, तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर है, तो इसलिए जो वाटर जा रहा है ये हाई स्पीड से यहाँ से जा रहा है। तो सिंस ये हाई स्पीड से जा रहा है तो इसलिए ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए जो ऊपर, सॉरी यहाँ तो वाटर ही नहीं है, ऊपर में वाटर होना चाहिए ना, जो भी लिक्विड है, लेकिन जो ऊपर है तो यहाँ तो प्रेशर कम है ना, यहाँ तो प्रेशर कम है, यहाँ तो सबसे, यहाँ प्रेशर क्या है, कम है, तो यहाँ प्रेशर कम है, तो यहाँ से जो लिक्विड जा रहा है ना, ये भी कम स्पीड होगा, तो ये जल्दी ही यहीं पर कहीं कम दूरी तय करना चाहिए था, ठीक है, इसलिए ये सही है, ये गलत है। तो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं पॉइंट, यहाँ पर मान लो ये पॉइंट 1 है, यहाँ पर मान लो पॉइंट 2 है, यहाँ पर मान लो पॉइंट 3 है, और लिक्विड सेम ही है ना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लिक्विड है, तो लिक्विड सेम है और ये सेटअप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर एट पॉइंट 3 सबसे ज्यादा है, प्रेशर और पॉइंट 2 पे प्रेशर कम है, और सबसे कम पॉइंट 1 पे प्रेशर है, इस तरह से। और ये भी देख लिया, बहुत अच्छा पिक्चर है। एक ये भी चीज है कि चाहे कोई भी कैसा भी कंटेनर का साइज ले लो, अगर इस तरह का सेटअप है तो हर जगह क्या होगा, सेम ही क्या बनता है, सेम लेवल पे बनता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, लिक्विड सीक देयर ऑन लेवल, लिक्विड अपने खुद के लेवल को खुद अपने लेवल में आ जाते हैं, चाहे कैसी भी। कंसीडर अ वेसल हैविंग डिफरेंट ग्लास ट्यूब्स हैविंग डिफरेंट शेप एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब, तो इस तरह सेम लेवल पे आ जाएंगे। इसका यूज कहाँ पर होता है, दिस प्रिंसिपल इज यूज बाय मैसोन्स। इसका मतलब मुझे पता नहीं कि मैसोन्स क्या, मैसोन्स इन डिटरमाइनिंग द स्लोप ऑफ ए फ्लोर एंड फिक्सिंग लेवल इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी। तो इस चीज को लिक्विड सीक इट्स ऑन लेवल, हमें तो इसको याद रखना है कि लिक्विड सीक इट्स ऑन लेवल, ये भी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। तो इसका यूज होता है मैसन्स इन डिटरमाइनिंग द स्लोप ऑफ ए फ्लोर एंड फिक्सिंग लेवल्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी।
ये चीज हो गया। तो हमने क्या देखा कि फ्लूइड क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, क्यों करता है ये भी हमने देखा अपने कंटेनर के वाल पे, और कितना इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी किया, और इस पे जो भी एक्सपेरिमेंट थे वो भी हमने देखा, है ना। और हमने कैलकुलेट भी किया अभी तुरंत। फिर हमने थ्रस्ट को देखा, प्रेशर को देखा, हमने देखा कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है यार, इस क्लास को मैं पहले ही रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन वो सारा खत्म हो गया। इससे पहले भी PDF 20 क्वेश्चन बनाया था, करीब 2 घंटे लगे थे, 2 घंटे 80 मिनट से ज़्यादा लगे थे, और पूरा PDF गायब हो गया। हाँ, वीडियो तो बना दिया, लेकिन PDF में शेयर नहीं कर पाया क्योंकि सारा इरेज हो गया। तो यार अगर अच्छा लगता है तो शेयर करो, नहीं अच्छा लगता है तो अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।